हेलो दोस्तों, आर ओ आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को स्टार्ट करने वाले हैं और संसद में हम लोग सबसे पहले राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने संघ की जो कार्यपालिका होती है उस तक अपनी जो पॉलिटी थी वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्ड हो सके, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी, चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ हो, दोनों के लिए इंटेलेक्टो ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हैं। और अगर आप दोनों के कॉम्बो ऑफर को ले लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी सस्ती भी पड़ जाती हैं। जैसे दोनों आप अलग अलग लेंगे तो लगभग आपको 850 के समथिंग रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन कॉम्बो ऑफर में सिर्फ 399 रुपये में आपको आर और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आर के टेस्ट सीरीज की बात करें, जो कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 11 फरवरी को आपका पेपर है, तो ये टेस्ट सीरीज 5 दिसंबर से हम लोगों का दूसरा बैच स्टार्ट हो गया था। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो ये हुआ था 5 दिसंबर से शुरू, ठीक है। तो इसमें 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, एक 5 दिसंबर को और दूसरा हो चुका है 9 दिसंबर को। तीसरा है 13 दिसंबर को। तो आप चाहें तो इसे अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं ये आपको एडमिशन के तुरंत बाद मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में आपको फ्री करंट अफेयर्स भी मिलेगी, ठीक है। ये आर की टेस्ट सीरीज 280 की है। और अगर आप आर और यूपीपीसीएस दोनों की लेते हैं तो सिर्फ 399 में आपको दोनों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। संपर्क कैसे कर सकते हैं आप, तो ये 2 नंबर दिए गए हैं 9368403908 और 6387071919। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इन टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज मैं सबको बता देता हूँ, इनको ज़रूर लगाएं, चाहे ये खरीदें या फिर ना लें, लेकिन कहीं से प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्योंकि अब समय आ गया है कि जो भी आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं आर के लिए, उसमें से कितना आपको इस तरीके से आता है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं ताकि आप अपना मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर पाएं। तो यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं संसद को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि संसद का निर्माण अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि संसद में आपने देखा होगा कि एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, लेकिन ये राष्ट्रपति कहाँ से आ गया, ठीक है। ना तो राष्ट्रपति संसद के किसी भवन में बैठता है, ठीक है, आपने देखा होगा ना तो राष्ट्रपति लोकसभा में बैठता है, ना ही वो राज्यसभा में बैठता है। तो फिर क्या ऐसा कारण है कि जो संसद है उसका निर्माण राष्ट्रपति के बिना अधूरा है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद कानून की शक्ल तभी लेता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा देता है। यानी कि जब उस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तभी लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक कानून बनता है। यही कारण है कि जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। अंग क्यों है ये मैंने बता दिया कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो कानून तभी बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति की सहमति होगी, ठीक है। राष्ट्रपति
संसद के किसी सदन में नहीं बैठता, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना संसद अपूर्ण है। ठीक है, और आपको अगर इसका प्रावधान बताएं संसद का, तो ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक है। बाद बाकी संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन में यानी कि लंदन में एक पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर है, जहाँ पर कि क्या है, ब्रिटेन की संसद का भवन है। तो इसीलिए वहाँ क्या करते हैं, वहाँ से ये टर्म लिया गया है कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। बहुत बार आपको इसके ऊपर प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा कि संसदीय प्रणाली को निम्न में से किसकी संज्ञा भी दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि लंदन में पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर बना हुआ है, जो कि ब्रिटेन की संसद का सदन है, भवन है। ठीक है, बाद बाकी संसद का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत, और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। बाद बाकी राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी जो संसद है वो राष्ट्रपति के बिना अपूर्ण है। संविधान में प्रावधान की बात करें संसद की, तो ये भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक है, और संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल, भारत में एक संसद है, वहीं पर सारे कानून बनते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया आप लोगों को कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय राजनीति में अगर आप लोग देखें तो कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन भारत में आप देखेंगे तो विधायिका के सदस्यों से ही होता है। अब देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, और जब हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे थे उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, या फिर न्यायपालिका क्या होती है। तो मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। विधायिका का मतलब होता है कि जो संस्था कानून बनाती हो, ठीक है, और कार्यपालिका उस संस्था का नाम है जो कि उस कानून को लागू करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका में आपने देखा मंत्रिपरिषद आता थे। ठीक है, तो ये कौन होते थे, ये विधायिका के ही सदस्य होते थे, क्योंकि विधायिका में कौन आते हैं, संसद आते हैं सांसद आते हैं जो वहाँ पर निर्वाचित होकर आए होते हैं। लोकसभा में आपने देखा, राज्यसभा में वही लोग मिलकर तो कानून बनाते हैं ना, तो वो लोग आते हैं विधायिका में। और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर ही कार्य करती है, और आप देखेंगे कि कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से ही होता है। तो जो विधायक में जो सांसद होते हैं वही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, होते हैं ना वही लोग, तो वो फिर कार्यपालिका में आ जाते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, और जो कानून विधायिका बनाती है उसको कार्यपालिका लागू करती है, और कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से ही होता है। बाद बाकी एक चीज़ और यहाँ पर देख लो कि जो कार्यपालिका होती है वो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से विधायिका, यानी कि विधायिका कौन हो गया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सीधा पूछा जाएगा
कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब तो आप सीधा टिक कर देंगे विधायिका के प्रति। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो फिर आपका उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन सिर्फ कार्यपालिका के संदर्भ में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा विधायिका, और अगर प्रश्न में मंत्री परिषद के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, पहले तो हम लोगों ने सिर्फ बात करी किसकी, संसद की। अब जो संसद का एक अटूट अंग है जिसे कि हम लोग राज्यसभा कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। सबसे पहले तो आप लोग इसे ही याद कीजिए, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि किसमें राज्यसभा की संरचना का वर्णन है, अनुच्छेद 80। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित की जाती है, तो अनुच्छेद 80। ऐसे तरीके से क्वेश्चन किसी भी भाषा में घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको अनुच्छेद 80 बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, जो राज्यसभा होता है वो संसद का उच्च सदन होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है। जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, और जो राज्यसभा है वो पहली बार 1952 में स्थापित किया गया था। वर्ष याद रख लीजिए, 1952। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1952 में। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं राज्यसभा सदस्यों की संख्या के बारे में। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या की बात करें तो ये कितनी है, 250 निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250। वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, 245। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 245, जिसमें हम लोग देखें तो 238 राज्यों से आ रहे हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो, राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। ठीक है, कितनी है, 250, जिसमें 238 आते हैं कहां से, राज्यों से। ठीक है, और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज आदि क्षेत्रों के अनुभवी होते हैं। तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 250, जिसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कितने आएंगे, 238, और 12 सदस्य आएंगे जिन्हें कि राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। और ये सदस्य कैसे होंगे, ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज आदि के क्षेत्रों के अनुभवी होंगे, या जिन्होंने कुछ इस तरीके का कार्य किया होगा। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है राज्यसभा में, 245। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 233 लोग आ रहे हैं कहां से, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से, और 12 तो ऑलरेडी मनोनीत किए गए हैं। अब ये जो 233 हैं, इसमें 225 आते हैं राज्यों से, और 8 कहां से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह पर सारी चीज़ें लिख गई हैं, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250, जिसमें 238 लोग आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि कला, साहित्य या फिर समाज और विज्ञान के क्षेत्र के अनुभवी होते हैं। वर्तमान में अगर हम लोकसभा में, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो ये कितनी है, 245, जिसमें 233 लोग राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। इसमें भी हम लोग देखें तो 225 लोग राज्य के हैं और 8 लोग केंद्र शासित प्रदेश के हैं, ठीक है, और 12 लोग मनोनीत हैं। तो ये आपने देखी लोक राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 अधिकतम है, वर्तमान में 245 है, ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो 12 वाला आंकड़ा है ये आप लोग याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है, और ये संसद का उच्च सदन होता है। बाद बाकी संख्या के बारे में बात की। और एक चीज यहां से याद रखना कि राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे चुनकर आते हैं। देखो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग जो वोटिंग करने जाते हैं, अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं तो फिर से वोटिंग करने जाएंगे, तो उसमें आप लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ना कि राज्यसभा के सदस्यों के, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये राज्यसभा के सदस्य हैं इनको आखिर कैसे चुना जाता है, या फिर ये कहाँ से चुनकर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि राज्यसभा की सीटों पर चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से नहीं, बल्कि अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव करते हैं कौन? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे यहाँ पर अगर यूपी में देखें तो मायावती जी कभी चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन वो राज्यसभा में बैठती हैं। कैसे? तो जो यहाँ उनके जीते हुए विधायक होते हैं, जो राज्य विधानसभा में बैठते हैं, वो ही उनका वहाँ पर क्या करते हैं, उनको चयन करके, उनको वोटिंग करके राज्यसभा में पहुँचाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको मोटा मोटा इतना समझना है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख किस सूची में किया गया है? चौथी सूची में। और देखो यहाँ पर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो ये 8 सीटें हैं ये कहाँ से आती हैं? संघ शासित प्रदेशों से। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसकी 8 सीटें, जिसमें कि 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर से आती हैं। तो संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितनी सीटें शामिल हैं? 8 सीटें, जिसमें कि 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बाद बाकी अन्य संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या इतनी कम है कि उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। तो एक चीज और सामने निकल के आई कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। और सिर्फ 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। कौन कौन से? 3 दिल्ली में, 1 पुडुचेरी में और 4 जम्मू कश्मीर में। बाद बाकी और संघ शासित प्रदेशों की जो जनसंख्या है वो इतनी कम है कि वहां पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है? एक तो ये 8 वाली संख्या याद रखना, प्लस ये तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद रखना, और यहाँ से कितने स्थान आवंटित हैं राज्यसभा में? तो 3 दिल्ली में, 1 पुडुचेरी में और 4 जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। बाद बाकी राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख किस सूची में है? तो चौथी अनुसूची में, ठीक है। बाद बाकी राज्यसभा की सीटों पर चुनाव कैसे होता है, या फिर इनके सदस्यों को कौन चुनता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
और बताऊं आपको, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो राज्यसभा है वो एक निरंतर चलने वाली संस्था है। जैसे आप इसको अगर थोड़ा सा लोकसभा के संदर्भ में कंपेयर करके देखेंगे, तो लोकसभा में क्या होता है कि सभी सदस्य चुन के आए, 5 साल तक उनने कार्य किया और फिर वो 5 साल बाद लोकसभा का जो सदन है वो विघटित हो जाता है। लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। अब कभी नहीं होता है तो इसमें फिर सदस्य की जो टेन्योर है या जो उनकी कार्यकाल है वो कितना होता होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला विषय है कि देखो, जो राज्यसभा होती है वो निरंतर चलने वाली संस्था है और इसके जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं? 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। बाद बाकी एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो देखो कितना होता है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। और इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है वो निरंतर चलने वाली संस्था है और इसके 1/3 सदस्य, ये आंकड़ा याद रखना, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। अगर किसी सदस्य को त्यागपत्र देना हो तो उसके संदर्भ में देखो, राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को। बाद बाकी राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये तो आप सबको पता होगा, ये होते हैं उप राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा के किसी सदस्य को अगर अपना इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र देना है तो वो राज्यसभा सभापति को देगा। ठीक है, और ये आंकड़ा याद रखना कि 1/3 सदस्य राज्यसभा के हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। बाद बाकी राज्यसभा के सदस्यों की जो पदावधि है वो 6 साल की है। ठीक है, अब देखो, अब ये देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, बाद बाकी 6 अप्रैल 2023 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है और अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी राज्य का निवासी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या होता था कि जिस राज्य का व्यक्ति है वो उसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता था, यानी कि उसी राज्य से चुनाव लड़ सकता था। लेकिन अब 6 अप्रैल 2003 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और उसमें यह संशोधन किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जैसे आप मनमोहन सिंह को देखेंगे तो वो लोकसभा से जीत के नहीं आए थे बल्कि वो राज्यसभा के मेंबर थे और असम से उनको राज्यसभा में भेजा गया था। लेकिन निवासी वो कहाँ के थे? निवासी वो थे पंजाब के। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक व्यवहारिक एग्जाम्पल भी दे दिया। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि राज्यसभा सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की जो उम्र है वो 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अब देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी, यानी कि कौन कौन से अधिकारी राज्यसभा में काम करते हैं। तो एक तो हो गया सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है और दूसरा हो गया राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो ये राज्यसभा के 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। एक राज्यसभा महासचिव भी होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सभापति और उपसभापति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सभापति और उपसभापति राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये तो सबको पता है, हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। तो उसका एक ही कार्य होता है
राज्यसभा की अध्यक्षता करना, यानी कि राज्यसभा का सभापति बनना। बाद बाकी यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। जैसे उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के तो रूप में कार्य करता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि उसे उपराष्ट्रपति के रूप में हटा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं होगा कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में हटा दिया जाए और उधर वो उपराष्ट्रपति बना रहे। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है सिवाय राज्यसभा के सभापति बनना। ठीक है, तो अगर पद से हटाने की भी बात आए तो उसे उपराष्ट्रपति के पद से अगर हटा दिया जाए तभी वो राज्यसभा के सभापति के पद से हट सकता है। यही बात यहाँ पर लिखी है कि राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। ठीक है, बाद बाकी अगर वोटिंग की हम लोग बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की भांति सभापति भी पहली बार में वोट यानी कि मत नहीं देता है, लेकिन अगर मामला बराबरी का फंस जाए उस स्थिति में सभापति अपना निर्णायक मत देता है। तो लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि जब किसी मामले पे वोटिंग चल रही हो और मामला बराबरी का आ जाए तब उस मामले में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देता है। उसी तरीके से राज्यसभा में हम लोग देखें तो किसी भी मामले पे सदस्यों के बीच में अगर वोटिंग चल रही है और मामला बराबर का हो जाता है तो उस स्थिति में जो राज्यसभा का सभापति है वो निर्णायक मत देता है। नॉर्मल सिचुएशन में सभापति हो या फिर लोकसभा अध्यक्ष हो वो अपना मत नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद देखो राज्यसभा सदस्यों के द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उप सभापति हेतु निर्वाचित किया जाता है। तो ये भी आप समझ गए कि जो राज्यसभा का उप सभापति होता है वो भी कहीं बाहर से नहीं आता है बल्कि उसी सदन का एक सदस्य होता है, उसी को सारे सदस्य मिलके उप सभापति के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, बाद बाकी इनके वेतन की बात करें तो राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति और जो उप सभापति होता है दोनों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ये याद रखना, कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन कौन से राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं। एक सभापति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है और एक उपसभापति होता है जो कि राज्यसभा का ही सदस्य होता है और उसे अन्य सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जबकि उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। बाद बाकी लोकसभा अध्यक्ष की तरह राज्यसभा का जो सभापति होता है वो नॉर्मल सिचुएशन में वोटिंग नहीं करता है, लेकिन अगर मामला बराबरी का आ जाए तो उस स्थिति में राज्यसभा का सभापति निर्णायक मत देता है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, उपसभापति सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। उसके बाद देखो सभापति और उपसभापति के अलावा राज्यसभा में एक और पदाधिकारी होता है जिसे कि राज्यसभा महासचिव कहते हैं। ठीक है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सभापति के द्वारा की जाती है। इसका कार्य क्या होता है? ये कुछ नहीं, बस सभापति का सदन एवं सदस्यों का संसदीय कृत्यों का और क्रियाकलापों संबंधी सभी मामलों का सलाहकार होता है और उनको कामकाज में मदद करता है। यह लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका का स्थायी तथा निरपेक्ष पदाधिकारी भी होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि एक पद होता है राज्यसभा महासचिव, इसकी नियुक्ति की जाती है सभापति के द्वारा और ये सभापति और उपसभापति को उनके कामकाज में मदद करता है और कार्यपालिका का भी थोड़ा सा जो कार्य होता है उनके संदर्भ में वो भी देखता है।
उसके बाद देखो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें और उसके बाद ये जो आपका राज्यसभा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले साधारण विधेयक के संदर्भ में। तो साधारण विधेयक की बात करें तो उस मामले में राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी कि पहले अगर कोई साधारण विधेयक है तो वो जिस तरीके से राज्यसभा में लोकसभा में पारित होता है उसी समान प्रक्रिया से वो राज्यसभा में पारित होगा और उसके संदर्भ में राज्यसभा को भी बराबर शक्ति प्रदान होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें धन विधेयक की, ठीक है, तो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे अगर कोई धन विधेयक राज्यसभा में पहुंचता है और राज्यसभा अगर अपनी कोई राय या फिर उसको पारित नहीं करती है तो 14 दिन के भीतर वो अपने आप राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां प्रदान हैं, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्योंकि धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित होकर जब राज्यसभा में पहुंचता है तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ही अपना पूरा निर्णय उसके ऊपर देना होता है। और अगर 14 दिन के भीतर भी राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है या इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देती है तो 14 दिन के बाद क्या होगा कि वो अपने आप राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई धन विधेयक की और साधारण विधेयक की। उसके बाद राज्यसभा की अन्य शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 249, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिए, बार बार ये पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा मतदान करने वाले, आंकड़ा याद रखिए, 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये शक्ति विशेष रूप से राज्यसभा को प्राप्त है। और देखें तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो दो मामले में राज्यसभा को विशेषाधिकार और प्राप्त हैं। एक तो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा मतदान करने वाले, ये आंकड़ा जरूर याद रखा करिए क्योंकि बहुत बार विकल्प में क्या होता है कि वो 2/3 की जगह 1/3 कर देता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए कि कितने बहुमत से, तो यहाँ पर 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल कोई भी विषय हो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। दूसरा विशेषाधिकार राज्यसभा को यह है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो ये हो गई राज्यसभा की शक्तियां। आपने साधारण विधेयक के संदर्भ में भी देखी, धन विधेयक के संदर्भ में भी देखी, फिर अनुच्छेद 249 में जो शक्ति प्रदान है विशेष रूप से राज्यसभा को, और अनुच्छेद 312 में। यहाँ पर 312 और 249 को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। 14 दिन का ये आंकड़ा याद रखना, 2/3 सदस्यों के बहुमत वाली जो संख्या है इसको याद रखना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आयोग क्या करता है, देखो इसमें ये होता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट तो आपको आता होगा। तो आयोग ज़्यादातर इन चीज़ों में घुमाता है, वो 2/3 की जगह 1/3 कर देगा। ठीक है, अनुच्छेद में आपसे इधर उधर करके पूछ लेगा, 14 दिन की जगह वो 16 दिन कर देगा। ऐसे करके ही आपको आयोग फंसाता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको डेली पॉलिटी का एक वीडियो जरूर मिलेगा और इसको हम बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे।
साथ ही जब ये पूरी तरीके से कवर हो जाएगा तो जो हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। तो लगातार आप लोग साथ बने रहें। अगली वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियोस देखते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।